Hello students, welcome to my English class. This is Sachin Sangwan here and today we are going to complete the remaining part of the poetry On Killing a Tree composed by Jeev Patel. In part first we have seen the previous two stanzas और उसमें क्या given था. उसमें पोइट हमें बताते हैं कि कैसे जो ट्री है वो ग्रो करता है और कैसे सिर्फ एक जैब होता है, एक अटैक होता है, सिर्फ ब्लो होता है नाइफ का, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कट द ट्री. वो सफिशिएंट नहीं होता ट्री को कट करने के लिए. और अगर ट्री की जो ट्रंक है उसको कट भी कर दिया जाए देन इट कैन फ्लरिश अगेन. तो उसकी जो रूट्स हैं उसमें से जो उसका लोअर पार्ट है अर्थ से जो टच्ड है उसमें से वापस जो लीव्स हैं वो स्प्राउट हो जाती हैं. सो उसके जितने भी वाउंड्स हैं, जो भी उसकी सिचुएशन है वो सब क्या हो जाती है, हील हो जाती हैं. तो दैट्स नॉट अ बिग हार्म फॉर आर ट्री. राइट नाउ सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएट्री. What the poet is saying here, no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out or pulled out entirely out of the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. I hope after observing this one the main idea is very clear to you. What the poet want to say here, क्या कहना चाहता है poet. No is used here and this no is very important. Question based on it always asked कि no क्यों यूज़ करा गया है. And here the poet use no for what. poet यहाँ ये बताना चाहता है कि जो एक जैब था वो सफिशिएंट नहीं था ट्री को कट करने के लिए. जो ये अपर पार्ट था, अगर ये ट्री का कट भी कर लिया गया, दिस वन, इफ़ दिस वन हैज़ बीन कट, तो ये वाला जो पार्ट था ये वापस फ्लरिश हो जाता था. राइट तो इसमें से क्या लीव्स यहाँ पे निकल जाती हैं और ये फ्लरिश हो जाता. सो दैट्स वाई द पोएट इज सेइंग हियर कि जो इतना पार्ट है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. और जो ट्री की जो रूट्स हैं वो बहुत अंदर तक डेप्थ में अर्थ के जो हैं वो फैली हुई हैं. राइट लाइक दिस रूट्स आर इनसाइड द अर्थ. तो जो रूट्स हैं ये भी नीचे तक फैली हुई हैं. तो ये जो कट है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू किल द ट्री. दिस थिंग द पोएट वांट टू टेल अस हियर. अब देखते हैं आगे क्या होता है. द पोएट इज सेइंग हियर नो, इट मीन्स ये सफिशिएंट नहीं था जो भी अभी तक प्रोसेस चल रहा था कि उसके ट्रंक को कट कर दिया जाए या उसको एक जस्ट एक अटैक कर दिया जाए, एक ब्लॉ कर दिया जाए नाइफ का. दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कट द ट्री. अभी यहाँ पोएट क्या कहता है, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. बट द नेक्स्ट प्रोसीजर टू किल द ट्री, क्या होना चाहिए इस एक ट्री को किल करने के लिए. द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. तो उसकी रूट्स हैं इसको भी पुल्ड आउट कर लेना चाहिए, अर्थ से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि जो ये लीव्स हैं ये वापस स्प्राउट ना हो पाएँ. राइट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. रूट्स क्या वर्क करती हैं, रूट्स एक ट्री को स्टेबल रखती हैं, एक एंकर का वर्क करती हैं, पकड़ बनाए रखती हैं अर्थ के अंदर. तभी तो वो जो पूरा का पूरा ट्री है वो स्टेबल रह पाता है और बहुत सारे स्टॉर्म के ब्लोज जो है वो झेल लेता है. राइट दिस इज़ द वर्क ऑफ द ट्री रूट्स हियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स. इट इज़ द वर्क ऑफ रूट्स हियर. तो यहाँ वही काम कर रहा है एंकरिंग अर्थ, एंकर की तरह वो काम करती हैं जो रूट्स हैं. इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट. अब कैसे निकालेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट इज ऑल्सो गिवन हियर. रोप्ड कर देंगे. अब ये वाला जो पार्ट है इसको रोप्ड कर देंगे, रस्सियों से बांधेंगे और फिर क्या करेंगे, टाइटली रोप्ड कर दिया. राइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट. उसको पुल्ड आउट करेंगे, उसको खींचेंगे. एंड स्नैप्ड आउट मतलब चॉप, उसको पीसीज में कट करके खींचने की कोशिश करेंगे बाहर की तरफ. अगर वो एज इट इज़ नहीं निकलता है तो उसको पीसीज में कट करके, स्नैप्ड मीन्स कट इनटू पीसेस. राइट और चॉप्ड भी में से, स्नैप्ड मीन्स चॉप्ड. राइट उसको क्या करेंगे, चॉप करके निकालने की कोशिश करेंगे. और पुल्ड आउट एंटायरली, या पूरा का पूरा, एंटायरली मीन्स कम्प्लीटली, पूरा का पूरा एज इट इज को जो रूट्स हैं उसको बाहर निकालने की, डिग आउट करने की कोशिश करेंगे. आउट ऑफ द अर्थ केव, वेयर इज द रूट्स नाउ. जो एक अर्थ है उसकी केव में, मतलब इतनी गहराई तक, इतनी डेप्थ में वो गई हुई हैं. इट इज़ लुकिंग लाइक दीज आर इन द केव ऑफ द अर्थ. जैसे केव होती है, गुफा होती है, सिमिलरली इतनी डेप्थ में वहाँ पर जो रूट्स हैं वो नीचे तक एक ट्री की होती हैं. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. दीज रूट्स शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री. कितनी ताकत उसको उन बाहर से बाहर निकालने में लगानी पड़ती है और कितनी डेप्थ में ये रूट्स होती हैं. ये क्या शो करता है, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री. ये ट्री की स्ट्रेंथ को शो करता है. तो वो एक्सपोज हो जाती हैं, यहाँ पे शो हो जाती हैं. राइट द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. और कौन सी चीज़ बाहर निकल के आती है, जो ये रूट्स हैं जब ये बाहर निकल के आती हैं, हाउ इज़ द कलर ऑफ दीज रूट्स दैट टाइम.
क्योंकि बहुत टाइम से अंदर होती है, तो ये बहुत एक तो सेंसिटिव होती हैं यानी सॉफ्ट होती हैं, हिडन होती है बहुत टाइम से, ईयर्स फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, राइट। और ये कैसी होती है कलर में, दीज आर वाइट इन कलर एंड वेट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल इट इज दीज आर वेट ऑल्सो। जो मिट्टी की जो मॉइस्चर होती है उसकी वजह से वेट भी होती हैं, राइट। ऑल दोज थिंग्स पोएट गिव अस हियर। तो पोएट क्या कहता है कि जब तक वो जो सॉफ्ट पार्ट है, जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, ईयर से हिडन, जो इनसाइड द अर्थ हिडन है, जब तक उसको पुल्ड आउट करके बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक जो ट्री है उसकी डेथ नहीं होगी। दिस थिंग पोएट वांट टू टेल अस हियर। आई होप दिस स्टेंजा इज वेरी क्लियर। नाउ सी द लिटरेरी डिवाइसेस। Enjambment you can see is also given here. जो commas है hardly these are put, full stop is given in the last only and somewhere it is also missed, तो यहाँ पर enjambment होगा। and another one is here repetition and alliteration, right? you can see pulled out and pulled out, thrice the same words are repeated, 3 बार जो सेम वर्ड्स हैं वो रिपीट हुए हैं एंड रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड यू नो वेरी वेल, इट इज कॉल्ड रिपीटिशन, राइट। सो हियर विल बी रिपीटिशन। Which literary device will be here? Repetition. And another one is here. Which one is here? Alliteration. Like white, wet. WW. Repetition of WW is given here. So here will be alliteration. Alliteration literary device will be here. This stanza is clear to you. Now go to the last one. Let's see the last stanza now. Then the matter of the scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. यहाँ पॉइंट क्या कह रहा है? द पॉइंट इज टेलिंग अस हियर कि जो प्रोसेस है जिसमें अपरूट कर दिया गया है ट्री को, दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट टू किल अ ट्री। कुछ और भी चीज़ें हैं जो भी लेफ्ट हैं, लाइक क्या है वो चीज़ें? देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग। स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, स्कॉचिंग एंड चॉकिंग मतलब व्हाट डज इट मीन? ड्राइड अप ऑफ द ट्री after being uprooted. Drying up of the tree after being uprooted. This process is called scorching and choking, right? जब ट्री है उसको कट करने के बाद, अपरूट करने के बाद उसको जब ड्राइड अप करा जाता है, दैट्स प्रोसेस लेफ्ट। तो ये भी होता है किसको? ट्री को किल करने का। इन सन एंड एयर, कहाँ सुखाते हैं उसको? सन एंड एयर में। और वो कैसा हो जाता है? इट गॉट ब्राउन एंड हार्डन्ड। जब जो वुड है, जो लकड़ी है या ट्री है, उसको सन और एयर में सुखाया जाता है तो वहाँ पर वो ब्राउन हो जाता है कलर में और हार्ड होता जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है समटाइम। एंड विदर मतलब मुरझा जाना, फेड हो जाना। जब उसको कहीं से नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी जो रूट्स हैं वो भी अपरूटेड कर दिया गया है, उसको बाहर निकाल लिया गया है, डिग कर लिया गया है, तो उसको कहीं से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो इन केस क्या होगा? वो विदर हो जाएगा, मुरझा जाएगा, फेड हो जाएगा। सेम थिंग हैपन हियर एंड देन इट इज़ डन। इट इज़ यूज हियर for killing of tree, the process of killing of tree. it यहाँ क्या बता रहा है? it बता रहा है process of killing of tree done। और इस तरह एक ट्री का जो killing का process है वो complete हो जाता है after all these things, right? I hope this stanza is also very clear to you. This poetry is very clear to you. If you like the video, do subscribe the channel and share it among your friends. The first part link is given in the description. You can check that from there also. Keep learning, keep smiling.